आज हम विवेकानंद केंद्र और विवेकानंद एकेडमी द्वारा आयोजित स्वतंत्रता के 75 वर्ष के और महर्षि योगी अरविंद जी के जन्म दिवस के निमित्त शुरू की गई इस व्याख्यान माला की एक और छोटी उपव्याख्यान माला, जिसका शीर्षक है इंडिया को भारत बनाना है, उसके पहले पुष्प के व्याख्यान को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के इस व्याख्यान का शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम कहने के बाद वर्तमान शिक्षा ने जो हम सबको पढ़ाया है वह तो 1857 से आगे का ही बताया गया है। एक विकृत इतिहास की प्रस्तुति के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हम एक राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं। वी आर ए नेशन इन द मेकिंग। और इस दृष्टि से 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद जो सत्ता में आए, उन्होंने इस प्रकार का एक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में, समाज जीवन में निर्माण किया, जिससे समाज को ऐसा लगे जैसे हम एक राष्ट्र का निर्माण अब करने जा रहे हैं। वास्तव में उनमें से भी जो सत्ता में आए थे, उनमें से भी कई लोग जानते थे कि यह भारत राष्ट्र जो है यह अति प्राचीन राष्ट्र है। आज 15 अगस्त के निमित्त से जो व्याख्यान माला यह शुरू हुई है, उसके मूल शब्द को लेकर मैं कुछ बात करने वाला हूं। हम हमेशा कहते हैं 15 अगस्त को हम 1947 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए। वास्तव में यह एक भ्रम फैलाया गया है कि स्वाधीनता का अर्थ ही स्वतंत्रता होता है। हम स्वाधीन अवश्य हुए, पूरी तरह से पराधीन थे, अंग्रेजों की गुलामी में थे। उस गुलामी को दूर कर हम स्वाधीन अवश्य हुए। हम जैसे ही दिखने वाले, हमारी भाषाओं में भी शायद बोलने वाले ऐसे लोग हमारे देश की सत्ता पर आए। स्वाधीनता का अर्थ होता है पराधीन न होना, किसी विदेशी के नियंत्रण में न रहना, अपने राज्य को अपने ढंग से चलाना या अपने राज्य को विदेशी ढंग से चलाना। दोनों ही स्वाधीनता के ही दो अलग अलग रूप हैं। स्वाधीनता के साथ जब अपनी व्यवस्थाएं, अपने तंत्र, इनका प्रयोग होता है तो वह समाज सर्वतंत्र स्वतंत्र बन जाता है। लेकिन वर्तमान में हम स्वाधीनता को ही स्वतंत्रता समझ बैठे हैं। इस स्वाधीनता की भी हमने बहुत जबरदस्त ऐसी कीमत चुकाई है, जिसका परिचय
पिछली 10 पीढ़ियों से हमसे छुपाया जाता आ रहा है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व से भारत पर आक्रमण शुरू हुए। कुछ तो उसके संदर्भ हमें दिए जाते हैं इतिहास में भी, विकृत ढंग से ही क्यों न हो, लेकिन आक्रांताओं का कुछ परिचय हमें दिया जाता है। वास्तव में हम स्वाधीनता के संग्राम के लिए तो तब से जुटे हुए हैं जब भारत पर पहला आक्रमण हुआ, बृहद भारत पर पहला आक्रमण हुआ और हमारी कुछ भूमि यह हमसे छीन ली गई। ऐसा सबसे पहला आक्रमण यदि कहें हम तो यह ईरान से हुआ था। उस समय वहां पर पारसी राज्य हुआ करता था। उसकी जो रानी थी उसका नाम था सेमिरामिस। रानी सेमिरामिस ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत पर पहला आक्रमण किया था, लेकिन उसकी और उसकी सेना की बहुत दुर्गति हुई। मुश्किल से कुछ इने गिने लोग वापस लौट पाए। भारत की भूमि कुछ दिनों के लिए पराधीन हुई और फिर से स्वाधीन हो गई। फिर से हमारे योद्धाओं ने, हमारे राजाओं ने उसे परास्त कर अपनी भूमि में से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद में फारस का ही सेनापति साइरस, इसने भी आक्रमण किया था, लेकिन साइरस भी यहां से मुश्किल से 6-7 सैनिकों को लेकर लौट पाया। बाकी सबकी भारत भूमि दफन भूमि बन गई। उसके बाद में आक्रमणों का यदि हम दौर कहें तो पहला दौर शुरू हुआ। इस आक्रमण के दौर में विभिन्न प्रकार की मध्य एशिया की बर्बर जातियों ने, बर्बर आक्रांताओं ने भारत को आक्रमित किया। यह दौर लगभग ईसा की 7वीं सदी तक चला। इसका बहुत संक्षेप में मैं स्मरण करूंगा और उससे हमारे समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमने स्वाधीनता के लिए कितनी भीषण ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार किया और उस पर विजय पाया। इस दृष्टि से मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा जिससे हमारा समय न बिगड़े। ग्रीक यानी यवन आक्रांताओं का प्रारंभ, उनके आक्रमण का प्रारंभ ईसा पूर्व 4वीं सदी सिकंदर के आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। पोरस के बारे में एक झूठी कथा हमारे इतिहास में प्रकाशित कर दी गई थी कि पोरस हार गया था। सरासर झूठ है। सिकंदर ही उसकी परिस्थिति यह हो गई थी कि उसकी सेना यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इसके लिए वह भारत भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वापस लौटते समय भी यहाँ के योद्धाओं ने उसे जख्मी बना दिया था और इन जख्मों के परिणाम स्वरूप वह वापस अपने राज्य को, एथेंस को नहीं पहुंच पाया। ग्रीकों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का एक परिणाम यह हुआ कि भारत का कुछ हिस्सा यह
ग्रीक उनके जो सामंत थे उनके हाथ में रहा, पराधीन हो गया। उसके बाद शक आए, हूण आए। शकों का आक्रमण जो हुआ, उस आक्रमण को हमने राजा रुद्रदमन के राज्य में, उसके नेतृत्व में शकों के आक्रमण को और शकारी विक्रमादित्य गुप्त वंशीय, इसके नेतृत्व में इसको समाप्त किया गया। आक्रांताओं को भगा दिया गया और जो उनके वंशज यहाँ पर शेष रहे वह भारतीय समाज में घुल मिल गए। हूण भी ऐसे ही आए और यशोधर्मा ने उनको पराजित किया। उनका नामो निशान भारत से नष्ट कर दिया। इस पहले दौर का अंत जो हुआ, यह अंत 7वीं सदी में हुआ। इस दौर को 100% हमने विजय के रूप में समाप्त किया। 7वीं सदी में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अर्बुदगिरी, यानी वर्तमान में जिसे हम आबू पर्वत कहते हैं, वहां पर एक बहुत विशाल यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ में इस पूरे बृहद भारत में रहने वाले जो भी अपने को शक, हूण, यवन, कुषाण इनके वंशज मानते थे, ऐसे सभी लोग जत्थों के जत्थों में आते रहे और उन्हें हम सनातन धर्म की शिक्षा देते रहे। उन्हें भारतवर्ष की क्षत्रिय जातियों में उनको बांटते रहे, क्षत्रिय जातियों में उनका समावेश करते रहे। और इसके फलस्वरूप आज हम देखते हैं, यह जो स्वाधीनता का पहला दौर था, यह हमने 100% सफलता से पूर्ण किया, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। शक, हूण, यवन, कुषाण इनका मैं वंशज हूं, ऐसे कहने वाले लोग भी भारत में शेष नहीं रहे। यह पहला दौर समाप्त होने से पहले ही आक्रमण का दूसरा दौर शुरू हुआ। यह दूसरा दौर जो था, इसमें और पहले दौर में अंतर था। पहले दौर के लोग केवल बर्बर थे, वहशी थे, अत्याचारी, अन्यायी थे, लेकिन उनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं थी। संस्कृति कहना भी गलत होगा, उनकी कोई एक जीवन पद्धति नहीं थी और इसलिए हम उन्हें सहजता से आत्मसात कर पाए। लेकिन 7वीं सदी में जो आक्रमण का दूसरा दौर चला, यह आक्रमण इस्लाम का आक्रमण था। पहले आए हुए आक्रांता ये शक, हूण, यवन, कुषाण से यह आक्रांता भिन्न थे। इनकी अपनी एक जीवन शैली थी, जीवन जीने का तरीका था और यह तरीका ऐसा था कि जिसमें अन्य मत वालों को, अन्य जिनकी श्रद्धाएं हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं था। पूरे विश्व में यही एकमात्र इस्लाम ही अस्तित्व में रहे और बाकी सब मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म ये नष्ट हो जाएं। इसके लिए यह आक्रांता प्रयत्नशील रहे। भारत में हमारे पूर्वजों की कुछ गलती इसमें हो गई कि उन्होंने इस दूसरे आक्रांताओं के आक्रमण के स्वरूप को ठीक से समझने का प्रयास नहीं किया। गांधी जी के अनुयायी धर्मपाल जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, यह जो इस्लाम का आक्रमण हुआ, उनके साथ यानी जिनकी
जीवन शैली, जीवन का तरीका भारतीय जीवन के तरीके से भिन्न था। श्रेष्ठ था या श्रेष्ठ नहीं था, इसकी चर्चा हम आगे करने ही वाले हैं। लेकिन एक अलग जीने का तरीका उनका था, इसे हमने समझा नहीं, और इसलिए आज भी यह संघर्ष भारत में चल रहा है। इस दौर का भी विश्लेषण हम करें तो हमारे ध्यान में आएगा, यह आक्रमण इतना प्रभावशाली था कि दुनिया के अन्य देशों में जहां जहां आक्रांता गए और उन्होंने वहां का कुछ भू क्षेत्र जीत लिया, समाज के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया, तो इस्लाम ने उन देशों को, उन समाजों को 100% मुस्लिम बना डाला। औषधि के लिए भी कोई मूल संस्कृति या मूल अपनी जीवन धारा को मानने वाला ऐसा वहां पर उन्होंने शेष नहीं रखा। यह तो केवल भारतवर्ष ही ऐसा एक देश रहा, ऐसी एक संस्कृति, ऐसा एक समाज रहा कि जिसने इस मुस्लिम आक्रमण के दौर को बहुत गंभीरता से और सामर्थ्य के साथ परास्त करने का प्रयास किया। हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, दुर्भाग्य से वह पराभव का इतिहास ही पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बप्पा रावल ने कैसे महमूद गजनवी को खदेड़ते हुए ईरान तक भगाया था, नहीं सिखाया जाता। हमारे राजाओं ने पहले कई युद्ध जीते थे और उन्होंने शत्रुओं को अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया था, यह हमें नहीं सिखाया जाता। हमें तो जिस युद्ध में वह पराभूत हुए, केवल उस युद्ध का ही इतिहास सिखाया जाता है। इस कारण वर्तमान इतिहास हमारा जो है, यह हम पढ़ने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह तो भारत के पराभव का इतिहास है। थोड़ा सा अपने दिमाग को हम कष्ट दें तो हमें सहज ही समझ में आएगा कि जिस प्रकार से इस्लाम ने बाकी सब देशों को 100% इस्लाममय बना दिया, भारत को वह 6ठी सदी से लेकर 15वीं सदी तक लगभग 800-900 वर्ष भारत में उनका राज्य रहा, प्रभाव रहा, फिर भी भारत के सब लोगों को वह इस्लाम में नहीं बना पाए। यह भारत की शक्ति थी, सामर्थ्य था, भारत के विचारों का सामर्थ्य था, भारत के सामाजिक संगठन का सामर्थ्य था, भारत की व्यवस्थाओं का सामर्थ्य था, भारत की श्रेष्ठ ऐसी मानसिकता का सामर्थ्य था। पूरे विश्व को हम आर्य बनाएंगे, ऋण्वंतो विश्वमार्यम, पूरी पृथ्वी यह एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी श्रेष्ठ भावना लेकर हम चल रहे हैं। इससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकार की भावना रखकर हमारे राजा लड़ते रहे, लेकिन इस इस्लामी आक्रांताओं के आक्रमण के स्वरूप को ठीक से न समझने के कारण न ही अर्बुदगिरी जैसा विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ और न ही इन्हें वापस इनके क्षेत्र में खदेड़कर इनको वहां से, इन बर्बर जातियों को, उनकी जो शक्ति स्रोत थे उनको समूल नष्ट करने का प्रयास किया गया। कुछ हल्के से प्रयास हुए, जैसे मैंने अभी बप्पा रावल का बताया, ऐसे ही ललितादित्य उद्बल ने भी ईरान तक भगाया था आक्रामकों को। उसका राज्य भी तिब्बत से लेकर ईरान तक फैला हुआ था। इस प्रकार से यह दूसरा दौर जो चला, यह दूसरा दौर यह लगभग 17वीं सदी तक चला, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका अंत भारत में शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित
हिंदवी स्वराज्य के साथ हुआ। हम देखते हैं कि अकबर के अधीन जितना भारतवर्ष रहा उससे भी अधिक क्षेत्र, भूक्षेत्र पेशवाओं के नेतृत्व के अधीन रहा। लेकिन यह हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। बाजीराव पेशवा ने जो पराक्रम, पौरुष बताकर इनके छक्के छुड़ाए थे, यह नहीं बताया जाता। पेशवाओं के रघुनाथराव पेशवा जब इन आक्रांताओं को भगाते हुए अटक तक पहुंचे थे, उनका एक पत्र आज भी उपलब्ध है। वह पुणे के अपने मुख्य जो पेशवा थे, नारायण राव पेशवा, उनको पत्र लिखा है उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस अटक से आगे भी, जिसे हम उपगण स्थान कहा करते थे पूर्व में, काबुल और जाबुल ऐसे दो राज्य, हिंदू राज्य वहां पर हुआ करते थे, इन दो राज्यों ने ही इस्लाम को 200-250 वर्षों तक रोक रखा था। कुछ विजय पाते थे इस्लाम के लोग, वापस लौटते तो फिर यहाँ पर हिंदू समाज फिर उद्रेक खड़ा करता और इस्लामी शासन को वहां से नष्ट कर देता था। 200-250 वर्षों तक वहां पर आक्रांताओं को रोक के रखा। उसके बाद में सिंध में दाहिर हुए, पंजाब में हमारे राजा हुए, और इस प्रकार से हालांकि आक्रांता बहुत गहराई तक, यानी वाराणसी तक अंदर घुसे थे, दक्षिण में उज्जैन तक घुसे थे, मध्य प्रदेश तक, गुजरात को आक्रांत कर दिया था। फिर भी भारतवर्ष ने, या भारत के राजाओं ने, भारत के क्षत्रियों ने, भारतीय समाज ने इन्हें कभी भी इन राज्यों का मालिक, इन राज्यों का बादशाह करके मन से स्वीकार नहीं किया था। स्वाधीनता संग्राम हमारा तब से चला है, 3000 वर्षों से ये स्वाधीनता संग्राम चल रहा है। आज भी कुछ मात्रा में हमने अपनी भूमि को स्वाधीन कर लिया है। 1947 में कुछ भूमि का हिस्सा हमने स्वाधीन कर लिया है, लेकिन अब भी बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी आज जितना हमारा हिस्सा है, शायद इससे भी बड़ा हिस्सा आज भी पराधीन है, भारतीय शासन के अधीन नहीं है। भारतीय तत्वज्ञान का चिंतन वहां पर मुक्तता से नहीं हो सकता। भारतीय समाज की परंपराओं का पालन वहां पर मुक्तता से नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम देखें कि हमारा स्वाधीनता संग्राम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। स्वाधीनता संग्राम तो हमारा तब पूरा होगा जब इस बृहद भारत के इंच इंच भूमि के ऊपर उपस्थित विदेशी शासन को हम हटाएंगे और भारतीय शासन की प्रतिष्ठापना करेंगे। यह दूसरा दौर जो था, इस्लाम का दौर था। तीसरा दौर जो था, यह वास्तव में देखा जाए तो इतने दीर्घ काल तक नहीं चला। मुश्किल से 200-225 वर्ष तक यह आक्रांता, यूरोपीय आक्रांता, अंग्रेजी आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने भारत को पूरी तरह से पराधीन भी किया और परतंत्र भी बनाया। इस परतंत्रता का इतिहास हमें समझना होगा। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले तो जो सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र की शिक्षाविदों की मान्यता होती है कि जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति वैसा समाज, यानी जैसी शिक्षा वैसा समाज, और इस दृष्टि से अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रतिष्ठापना के लिए उससे पहले भारतीय शिक्षा को समूल नष्ट करने का प्रयास बहुत सफलतापूर्वक किया, जिसका विवरण महात्मा गांधी जी के ही अनुयायी धर्मपाल जी ने जो एक पुस्तक लिखी है, ब्यूटीफुल ट्री, जिसका अनुवाद रमणीय वृक्ष के रूप में पुनरुत्थान विद्यापीठ ने किया है, जो उपलब्ध है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार
अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा को नष्ट किया। इस शिक्षा को नष्ट करने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को, अंग्रेजियत की शिक्षा को भारत में स्थापित करने का प्रयास किया और शीघ्र ही कुछ ही वर्षों में उनकी समझ में आया कि वह भारत के युवकों को आकर्षित कर रहे हैं, भारत के युवकों को अंग्रेजियत में रंग रहे हैं। लेकिन यह अंग्रेजियत में रंगे हुए, स्नातक तक शिक्षा प्राप्त किए हुए यह जो भारतीय युवक थे, यह जवानी में ही, युवावस्था में मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। इसका जब उन्होंने अध्ययन किया, विश्लेषण किया, तो उनकी समझ में ऐसा आया कि शासकों ने, अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा को बदलकर अंग्रेजी शिक्षा को तो स्थापित कर दिया, बच्चों में, युवकों में अंग्रेजियत कूट कूट कर भर दी, लेकिन बाकी सारा समाज जीवन जो है वह तो भारतीय व्यवस्थाओं से चलता है। यहाँ की न्याय व्यवस्था अलग चलती है, यहाँ की उद्योग व्यवस्था अलग चलती है, यहाँ की अर्थव्यवस्था अलग चलती है, यहाँ की जल प्रबंधन व्यवस्था अलग चलती है। इन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के होते हुए अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर मूल नहीं पकड़ेगी, क्योंकि समाज जीवन में जब यह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए स्नातक जाते थे तो उनका तालमेल नहीं बैठता था और बहुत गालियां खाते थे कि तेरी अंग्रेजियत तेरे पास रख, ये भारत है, इसमें हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है, हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार होता है। और जब वो बच्चा कहता कि नहीं, ये तो व्यक्तिवादिता, हमें तो अपना स्वार्थ देखना चाहिए, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ का साधन करेगा तो सभी समाज सुखी बनेगा, इस प्रकार से जब वो कहता, और भारतीय हमारे जो ज्येष्ठ लोग हुआ करते थे वो बताते थे कि भारत हजारों वर्षों से सुखी रहा है, वह इसकी जो मानसिकता है, इसकी जीवन दृष्टि है, इसके व्यवहार सूत्र हैं, इसकी सामाजिक संगठन और व्यवस्थाओं के कारण रहा है, तुम हमें मत सिखाओ। इसके कारण यह जो स्नातक हुआ करते थे, इनके मन में बहुत तनाव निर्माण होता था और इस तनाव के कारण यह युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया की शीर्षक हुआ था, एक अंक का शीर्षक था ग्रेजुएट्स डाई यंग। इसको ध्यान में लेते ही अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और उन्होंने भारत की सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजी व्यवस्थाओं के अनुसार कर दी। यहाँ की न्याय व्यवस्था उन्होंने अपनी बनाई, यहाँ की शासन व्यवस्था उन्होंने अपनी बनाई, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था अपनी बनाई, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो उन्होंने बनाई थी पहले से, यहाँ की उद्योग व्यवस्था अपनी बनाई। और इस प्रकार से एक घटिया ऐसे जीवन की प्रतिष्ठापना उन्होंने भारतवर्ष में की। हम यदि अध्ययन करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि दुर्भाग्य से पूरे विश्व भर में यही घटिया जीवन बच्चों को सिखाया जा रहा है। औरों के लिए तो इससे और श्रेष्ठ कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में हमारे लिए तो इससे बहुत बहुत श्रेष्ठ ऐसा विकल्प हुआ करता था। दुर्भाग्य से हम उसे भूल गए हैं। हम मुसलमानों के या इस्लाम के अधीनता के काल में शासन और शोषण, इन दो तंत्रों के मामले में हम पराधीन थे, लेकिन बाकी सब व्यवस्थाएं, सभी तंत्र हम अपने चलाते थे, उद्योग हमारे चलते थे, हमारे ढंग से चलते थे, न्याय व्यवस्था हमारी चलती थी, हमारे ढंग से चलती थी, जल प्रबंधन हमारे ढंग से होता था, हमारी व्यवस्था हुआ करती थी। इस प्रकार से बाकी सब समाज जीवन जो था यह स्वतंत्र था। अंग्रेजों के काल में हम पूरी तरह से परतंत्र भी हुए और पराधीन भी हुए, इसे हमें समझना होगा। तो पराधीनता को तो दूर करने के लिए एक लंबी लड़ाई
हमें लड़नी होगी कि बृहद भारत का एक एक इंच भूमि का हिस्सा जब तक हम स्वाधीन नहीं कर लेते तब तक हमारा स्वाधीनता संग्राम चलने वाला है। जिस भूमि में हम स्वाधीन हो गए हैं उस भूमि में हमें स्वतंत्रता संग्राम को चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वाधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त करना अधिक सरल होता है। यदि हम स्वाधीन हैं तो स्वतंत्र बनना संभाव्य होता है। हम स्वाधीन नहीं हैं तो विदेशी तंत्रों को तोड़कर अपने तंत्रों की प्रतिष्ठापना करना असंभव होता है। इस दृष्टि से एक अनुकूलता हमें 1947 के 15 अगस्त को प्राप्त हुई है कि हम स्वाधीन हो गए हैं। हम चाहें तो अपने ढंग से जी सकते हैं, अपने ढंग से अपने सामाजिक संगठन का गठन कर सकते हैं। सर्व समाज व्यापी संगठन हुआ करता था हमारा। हमारे सामाजिक संगठन और व्यवस्थाओं की विशेषता यह हुआ करती थी कि इन सभी में, सामाजिक संगठन में और व्यवस्थाओं में भी हमारे समाज का हर व्यक्ति उसमें गुथा हुआ था। हर व्यक्ति उसका एक घटक हुआ करता था। व्यवस्थाओं का भी घटक हुआ करता था। शिक्षण, रक्षण, पोषण, ऐसी तीनों व्यवस्थाओं का वह सदस्य हुआ करता था। और इसी प्रकार हमारे समाजव्यापी, सर्व समाजव्यापी सामाजिक संगठन का भी वह एक महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था। इतना ही नहीं, तो यह दोनों ही प्रकार के संगठन और व्यवस्थाएं जो दोनों थी, यह दोनों ही सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए सुसंगत इस प्रकार से निर्माण की गई थी। और जैसे कि हमने इस व्याख्यान माला के लक्ष्य के रूप में यह कहा है कि द जीनियस ऑफ इंडिया एंड द की टू क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता की समस्याओं को निर्मूल करने वाली ऐसी भारत की प्रतिभा का इसमें प्रदर्शन इस व्याख्यान माला के माध्यम से करने का विचार जो हमने किया है वह बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत ही धन्यवाद देने योग्य है। यह जो ह्यूमैनिटी है, यह जो मानवता है, इस मानवता की मुक्ति के दृष्टि से दुनिया में आज तक यदि कोई जीवन दर्शन खड़ा हुआ है, जीवन की रचना खड़ी हुई है, तो वह भारतीय जीवन की रचना है, भारतीय जीवन का प्रतिमान है। इस प्रतिमान की विशेषता यह है, यह मानव जाति की सभी समस्याओं को निर्मूल कर देता है। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की समस्या होती है, वह होती है प्राकृतिक समस्या। प्राकृतिक समस्याओं में हम देखते हैं भूख लगना, रोज भूख लगाती है, 2 बार भूख लगती है, नींद आना, थक जाना, मृत्यु आना, बुढ़ापा आना, यह सब प्राकृतिक समस्याएं हैं। इन प्राकृतिक समस्याओं का डर हमेशा मनुष्य के मन में बना रहता है। यह भारतीय जीवन का प्रतिमान है। यह प्रतिमान इस प्रकार की आश्वस्ति निर्माण करता है कि यह जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, इनका डर पूर्णतः निर्मूल हो जाता है। और इसी प्रकार से यह जो जीवन का, भारतीय जीवन का प्रतिमान है, इसकी प्रतिष्ठापना से मानव निर्मित समस्याएं निर्माण ही नहीं होती, और यदि कुछ है तो वह भी निर्मूल हो जाती हैं। और इस दृष्टि से इस उपमालिका का शीर्षक हमने रखा है, इंडिया को फिर से समग्रता में, सर्वार्थ में भारत बनाना है। इस उपमालिका की पहले पुष्प के रूप में हमने आज इस स्वतंत्रता संग्राम के विषय को सुना है। अगले 3 पुष्पों में, व्याख्यान माला में, पुष्पों में हम इसके अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। और अंतिम सत्र में तो इस भारतीय जीवन के प्रतिमान की पुनर्प्रतिष्ठा कैसे होगी, वर्तमान जो भारत इंडिया बन गया है उसको फिर से भारत बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, परिवर्तन कैसे होगा, इसके बारे में भी
हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आज इस व्याख्यान के माध्यम से इस विषय को हमने समझा है। इतना इस व्याख्यान की दृष्टि से पर्याप्त है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केलकर सर। हम इसके आगे के भागों में के लिए भी उत्सुक है, आपका प्रतीक्षा करेंगे कि हम आगे के भाग में रिकॉर्ड करें। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं। फिर एक बार धन्यवाद।